आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। इसके तहत आप सुनेंगे बिहार विधानसभा के बजट सत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार। उनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के उप निदेशक अजय कुमार और समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक। नमस्कार। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में मैं सविता पारीक आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, साल के सबसे छोटे और खुशनुमा महीने फरवरी का आगाज हो चुका है। बसंत अपनी दस्तक दे चुका है और सर्दियों की विदाई के दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है। प्रकृति के इन्हीं चक्रों के बीच कल से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की भी शुरुआत हो रही है, जबकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। हम कह सकते हैं कि बजट किसी भी राज्य के विकास की दिशा और प्राथमिकताओं को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस सत्र में नीतियों, योजनाओं और जन अपेक्षाओं पर चर्चा होती है। श्रोताओं, क्या होगा इस बार के बिहार विधानसभा के बजट सत्र में खास? कैसा रहेगा सदन का अंदाज और कौन से विधेयक सदन के पटल पर लेंगे स्थान? कुछ ऐसे ही सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, जनता के बीच अति लोकप्रिय और रेडियो प्रेमी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर कुमार, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। डॉक्टर प्रेम कुमार, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, बजट सत्र को आप लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देश की आजादी के बाद हमारा देश जो संविधान का निर्माण किया गया, संविधान के तहत संपूर्ण देश को चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्था जो की गई है, उसी के तहत केंद्र की बजट, राज्य सरकारों का बजट पेश किए जाते हैं सालाना। एक वर्ष का आय और खर्च का उसमें ब्यौरा होता है और केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के माध्यम से लोकसभा में, विधानसभाओं में उसे प्रस्तुत किया जाता है। बिहार विधानसभा का सत्र 2 फरवरी 26 से 27 फरवरी 26 से चलने वाला है। 19 कार्य दिवस होंगे। इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उस पर डिबेट भी होगा। डिबेट के बाद उसी कड़ी में राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाएगा और वार्षिक बजट पर डिबेट होगा और अनुदान मांग होंगे जाकर के। विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी जाकर के। साथ साथ क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ध्यानाकर्षण, जो बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, उसके तहत विधानसभा के कार्यों का संचालन किया जाएगा। उसमें माननीय विधायक अपनी बातों को रखने का अवसर मिलेगा और साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा भी उन सवालों का समाधान भी किया जाएगा। एक अच्छा माहौल होगा, सबको अवसर मिलेगा। सत्ता प्रतिपक्ष दोनों दलों के नेताओं की बात सुनी जाएगी और हमारा प्रयास होगा सदन में सबको विश्वास में लेकर बेहतर तरीके से संचालन किया जाएगा। जी, अगले सवाल में हम इसी बिंदु पर आना चाह रहे थे कि इस बजट सत्र में विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या और किस तरह की तैयारियां की गई हैं? इस संदर्भ में उनको डायरेक्शन दिया गया है कि विधानसभा सत्र में जब प्रारंभ होता है, राज्य के बड़ी संख्या में हर विधानसभा से माननीय विधायकों का आना होता है और विधायी कार्यों में भाग लेने के लिए विधानसभा जाना होता है। उस दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी फिर भीड़ काफी हो जाती है, ट्रैफिक के दृष्टिकोण से जाकर के एक अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित हो, इस संदर्भ में आरक्षी महानिदेशक को निर्देश दिया गया है और बाकी तमाम विभाग हैं उन्हें भी आदेश दिया गया है कि अन्य वर्षों के भांति इस वर्ष भी असेंबली सुचारू चलाने में आप सबों का अपेक्षित जाकर के है। और कई चीजों को देखा जाएगा समीक्षा में। आश्वासन है जो वर्षों से 13,000 लंबित पब्लिक अकाउंट कमेटी वहाँ है, लोक लेखा समिति है, उससे कई एजी पैरा होते हैं, उसको भी देखकर लंबी चला हुआ रहा है। हमने अधिकारियों की बैठक में और हमने आदेश दिया है कि जो संबंधित विभाग हैं उनकी मुख्य जिम्मेदारी है कि जो भी उनके एजी पैरा है और जो मतलब उनका आश्वासन है हाउस में हुआ है माननीय मंत्रियों के द्वारा, उसका तुरंत हमारे विभाग के नोडल पदाधिकारी संबंधित विभाग बैठ करके उसको प्रयास करें कि 6 महीने के अंदर में लंबित सारे आश्वासन है समाप्त हों और जो भी मान्यता उठाते विधानसभाओं में उसको सरकार के स्तर पर समय उसका अनुपालन कराने का काम करें। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंक गणित में काफी अंतर है। एक तरफ सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या काफी अधिक है तो वहीं विपक्ष का जो संख्या बल है वो कम है। ऐसे में सदन के संचालन में आपके लिए कितनी आसानी होगी या फिर ये कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा? इसमें न कोई आसानी न कोई चुनौती है, सबको अवसर मिलेगा अपनी बातों को रखने का। संख्या के आधार पर
जो समय निर्धारित होते हैं। विधानसभा में 1 घंटे क्वेश्चन आवर होता है, उसमें अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न लिए जाते हैं और सबको अधिकार होता है और क्वेश्चन डालते हैं, सलाका के माध्यम से स्वीकृत होते हैं और क्रमवार जो हाउस चलता है तो माननीय विधायकों को और सरकार उत्तर देती है जाकर के, जो माननीय विधायक प्रश्न रखते हैं जाकर के प्रिंट में आता है। और अब एक अच्छी व्यवस्था बन गई है कि उत्तर पहले ही आ जाता है, माननीय विधायक उत्तर को देखते भी जाकर के हैं और आवश्यकता पड़ती है तो क्वेश्चन सप्लीमेंट्री करने का उसमें अधिकार 3 है उनको। साथ ही साथ अन्य सदस्यों को भी अधिकार बनता है पूरा पूछने का, उनको अवसर दिया जाता है और इस तरह से सभी विधायकों को जिनका क्वेश्चन में प्रिंट में आता है उनको मौका देते हैं जाकर के। और दलों के हिसाब संख्या के आधार पर हम समय निर्धारित करते हैं, उन दलों को उसमें बोलने का मौका मिलता हो, सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, दोनों को समान अवसर है, लेकिन संख्या के आधार पर ही समय का निर्धारण होता है। और मैं समझता हूँ तो लंबे समय से देख रहा हूँ जाकर के एक अच्छी परंपरा, अच्छी प्रक्रिया है, उसका आगे पालन किया जाएगा। तो जैसे आप तो विपक्ष के नेता भी रहे हैं और आपको सदन की कार्रवाई की पूरी जानकारी है, कभी कभी ऐसा होता है कि विपक्ष का कोई ऐसा मुद्दा होता है या जिस पर वो विशेष चर्चा कराना चाहता है तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है फैसला लेने के लिए। तो वैसी स्थिति में आपके अगर सामने इस तरह की चीजें आए तो आप किस तरह से इसको डील करेंगे? वैसा कोई परिस्थिति आएगा तो समय के मुताबिक जो निर्णय लेना होगा हम लेंगे और हमारा ही प्रयास होगा कि सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, संख्या कम या ज्यादा हो, सबका सम्मान होगा, सब विश्वास में लिया जाएगा, सबको अवसर देंगे। जी सर, अगले सवाल में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारी 18वीं विधानसभा है इसमें कई युवा और नए विधायक चुनकर आए हैं। इन नए विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय बनाने के लिए क्या कोई विशेष पहल की जा रही है? कोई विशेष उनके लिए कार्यशाला या कुछ और चीजों का आयोजन किया जा रहा है? अभी हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक जो आए चुनकर, उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग चला रहे हैं। गुरु बनाकर माननीय विधायकों को विधायी कार्य के लिए ट्रेंड किया जा रहा है ताकि बेहतर तरीके से अपनी बातों को विधानसभा के पटल पर क्वेश्चन आवर हो और जो प्रक्रियाएं हैं उससे बेहतर तरीके से हम बातों को उठा पाएं जाकर जी, और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। जी सर, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बजट सत्र के अंदर सदन में जो कार्य विवरणी है उसके बारे में हमें बताया, उसका ब्यौरा दिया। आपसे जानना चाहेंगे इस सत्र में पेश होने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में। क्या कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनमें चर्चा होने की संभावना है जिससे राज्य की आर्थिक या सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव हो? अभी कोई विधेयक लंबित नहीं है जी। यदि राज्य सरकार के द्वारा जो 19 दिनों में 2 कार्य दिवस जो तय है उस समय कोई विधेयक आता है, लगभग मैं देख रहा हूँ लंबे समय से विधेयक आता ही है। अब किस विषय पर आएगा, किस विभाग का आएगा, इसकी जानकारी अभी विधानसभा को नहीं है। तो विधानसभा के संदर्भ में सूचना जब आएगी तो निश्चित तौर पर हम उस पर डिबेट कराएंगे और डिबेट में सत्ता प्रतिपक्ष भाग लेगा, अंत में फिर उस कानून को पास कराया जाएगा। अच्छा, विधानसभा की पूरी कार्रवाई आज के तारीख में कितना डिजिटल और पेपरलेस हो चुका है? एक अच्छी पहल हुई हाल के दिनों में और नेभा के माध्यम से और मैं देख रहा हूँ काफी अंतर आया है और हमारा प्रयास होगा जाकर के आने वाले समय में जो पहल की गई है पेपरलेस व्यवस्था हो, सारे काम ऑनलाइन हो। अब डिजिटल इंडिया हो गया है, अब भारत बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। तो विधानसभा में भी हम ट्रेनिंग के माध्यम से माननीय विधायकों को हम ट्रेंड कर रहे हैं कि आने वाले समय में पेपरलेस होकर काम करना है ताकि कागज की बचत हो जा करके। इसलिए भारत सरकार, राज्य सरकार का बहुत अच्छा पहल और प्रयास है। उस प्रयास को हम भी बिहार विधानसभा में पूर्णतः लागू करने का कार्य करेंगे। इस सत्र में क्या कुछ और नवाचार हमको देखने को मिलेंगे? जैसे पिछली बार विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस कर दिया गया, क्या इस बार कुछ ऐसा प्लान है, कुछ और नई चीजें? अभी हमने 0 आवर को सभी मान्य सत्रों का अधिकार 0 आवर विषय रखने का क्षेत्र का होता है, राज्य का विषय हो, जो मुद्दे हो वो 0 आवर रखते हैं। उनके लिए हमने हर बार था ऑफलाइन था, वो आते थे सुबह में 3 बजे भोर में नंबर लगाते थे और फिर फिजिकल तरीके से सचिव के कार्यालय में उपस्थित होते थे जाकर। उसमें परिवर्तन लाया हमने जाकर। हमने कहा नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग ऑनलाइन करेंगे और लॉटरी होगी, लॉटरी में क्रमांक तय होगा, किसका नंबर आएगा, 50 शब्दों में रखना है। तो एक बड़ा हमने बदलाव करने का निर्णय लिया है ताकि माननीय विधायकों के पास समय की बचत हो और पेपरलेस जो हमारा अभियान है वो सफल हो
जी जी जी, अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं सर। बिहार विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से आने वाले समय में आपके दिमाग में क्या कुछ योजनाएं, कुछ प्लान्स हैं? मैं जब गया था पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक थी राष्ट्रीय स्तर पर, और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बैठक लोकसभा में हुआ था। वहां भी जाने का मौका मुझे मिला है इसी महीने, और लोकसभा में माननीय अध्यक्ष जी ने उसका आयोजन कराया था। दुनिया के देशों के लोग वहां पर आए थे और प्रदेश के हर राज्यों के लोग थे, और वहां पर काफी इन बातों की चर्चा हुई है कि लोकसभा और विधानसभाओं को जो व्यवस्थाएं हैं कैसे बेहतर तरीके से जनहित के मुद्दे, लोक के मुद्दे हैं जो आते हैं, तो कैसे समाधान निराकरण कैसे हो जाकर कैसे मजबूत बनाया जाए। और एक अभी लखनऊ में हुआ था, मैं वहां भी गया था। तो कुल मिलाकर लोकसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष जी का एक बेहतर प्रयास चल रहा है। हम लोग सहयोग कर रहे हैं। बिहार में पिछले साल यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारियों का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, और आगे हमारा प्रयास होगा कि देश के अन्य राज्यों में उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अधिकारियों को टीम भी जाएगी जाकर के, और आज दुनिया बदल रही है। बदलते परिवेश में हमारा काम करने का तरीका विधानसभा में और बेहतर कैसे हो, और कैसे हम समय पर जो प्रश्न आ रहे हैं, विषय आते हैं असेंबली में, उसका निराकरण हो, उसका अनुपालन हो, उसको भी अपनाने का काम किया जाएगा। जी सर। सर, जैसे कि आकाशवाणी के प्रति आपका विशेष लगाव है, और आकाशवाणी एक ऐसा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जो बिहार विधानसभा के प्रश्नकाल और प्रतिदिन की कार्रवाई की समीक्षा लगातार प्रसारित करता है। तो आकाशवाणी की इस पहल को आप किस रूप में देखते हैं? मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। इस समय तो काफी बदलाव आ गया है। एक समय था कि रेडियो पर ही लोग आश्रित थे गाँव के लोग, शहरों में जाकर। और मुझे याद है कि मैं जब युवा था, जब जैसे छात्र आंदोलन जुड़ा हुआ था, अनंत कुमार हुआ करते, मैं अनंत कुमार बोल रहा हूँ, उनकी आवाजों में बानी ओजस्वी बानी होती थी जाकर, और हम चौपाल सुनने का मौका मिला, मट्टू भाई, रूपा बहन, मेरे माइंड में था जाकर। मैं सरकार में जब आया तो लगा कि बड़ी आबादी गाँव में जाकर के, और वहाँ पर न अखबार जा रहा है, सुविधा है, टीवी वहाँ पर है जी। ये सारी सुविधाएं मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा शहरों में है, और ग्रामीण जो लोग हैं 7:30 के समाचार का इंतजार करते लोग हैं जी। मैं लगभग जब से मैंने विधायक बने तब से मैं प्रायोरिटी रहती है कि आकाशवाणी में, और मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूँ 7:30 का समाचार सुनता हूँ, और राष्ट्रीय समाचार 8:45 का जो होता है, 2 तो सुनते ही है, और फिर जिले की चिट्ठी होती है, सुनते मुझे आइडिया मिल जाता जिले के बारे में, उस जिले में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। अगर 2 ऐसा माध्यम है जो हमारी बातों गांव तक ले जाएगा, करोड़ों लोग सुन पाएंगे जाकर के। अखबार तो ठीक है, शहरों तक सीमित जाकर के, गांव में कम जाता है, और एक करंट समाचार मिल गया, अखबार तो कल हम पढ़ेंगे जाकर के। और दूरदर्शन और आकाशवाणी जो हमारा सुविधा जो है, तुरंत क्या दुनिया में घट रही है तो तुरंत सुनने का अवसर मिलता है जाकर के। तो शुरू से लगाव हमारा रहा है आकाशवाणी के प्रति, आज भी जाकर के, और उसमें आप सबको काफी सहयोग मिलता है, और हम जो करते हैं उनसे बातें आती जब है तो हमारी बात आपके माध्यम से आम जनता तक जाती जा करके है। और आगे भी अपेक्षा में ही रखेंगे कि जो हम कुछ सरकार काम कर रही है वो बातें आम जनों तक जाए। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में लोग जाने, सुने, समझे। उससे होता क्या है, योजनाओं को लाभ मिल पाता जा करके है। और इसीलिए मैंने जब सरकार में हम गए तो चौपाल के तर्ज पर ही हम खरीफ के मौसम में और रबी के मौसम में आदेश दिया कृषि विभाग में। और पहली बार हमें कहा पटना से पता तो लगेगा नहीं क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है, तो निर्णय लिया कि 2 मौसम में, खरीफ और रबी के मौसम में चौपाल लगेगा गाँव में, पंचायतों में, और वहाँ हमारे अधिकारी जाएंगे, केंद्र की योजनाओं, राज्य योजनाओं की चर्चा करेंगे, और साथ साथ किसानों की समस्या क्या है जी। उसको कलेक्ट करके 2008 में आप सबको पता होगा हुआ था हाँ। कि हम लोगों ने यहाँ पर किसी रोड मैप लाने का काम किया था। पहली बार जब बिहार में 2005 में सरकार एनडीए की बनी है हमारी, तब उन्होंने फैसला लिया किसानों की आय कैसे बढ़े और किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो जाकर के। चौथा चल रहा है, 5 वर्षों के लिए होता है जाकर। तो किसी रोड मैप में तो किसानों से राय लेकर के उनकी समस्या, सिंचाई का कहीं हो, बिजली का हो, जो पशुओं का समस्या होता है, फसलों का नुकसान करते हैं जाकर, इस सारी बातों का चर्चा गांव में जब आती है तो इकट्ठा करके हम लोग, और जिले में जिला पदाधिकारी अध्यक्षता में कृषि रोड मैप ट्रांसपोर्ट समिति बनी हुई, और संबंधित विभाग से इसका रिपोर्ट मंगाया जाता है। और जरूरत पड़ने पर डीएम समझते हैं कि भाई वास्तव में किसानों को जरूरत है, तो सरकार को मदद करा करके योजनाओं को कराने का काम किया जाता है जी।
कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम सब पहुंच चुके हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, देश के खासकर प्रदेश के युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो लोकतंत्र हमारे देश में प्रभावित हमारा सारी व्यवस्था चल रही जाकर के, और आज आप देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारा देश में जाकर गहन मतदाता पुनरीक्षण जो अभियान चला है, काफी फायदे हुए जाकर के, और बिहार में बहुत निष्पक्ष चुनाव हुआ जाकर के पूरे देश में लागू जाकर के है। उसमें नए नाम जोड़े गए हैं, जो लोग नहीं हटाए गए हैं, और हम लोगों ने मतदाता दिवस के मौके पर युवाओं को खासकर जिनका उम्र 18 साल हो गया है जोड़ने का हमने प्रयास किया है। उनका कर्तव्य क्या है देश के प्रति, राज्य के प्रति, उसका हम लोगों ने बैठकों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से इसके संदर्भ में लोगों को जागृत करने का अभियान चलाने का हम लोगों ने काम किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम कुमार, इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।